नमस्कार, सलाम, स्वागत और उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी के परिवार के परिवारजनों को भी मेरा चरण वंदन। सूचनाएं हैं 3 विश्वविद्यालयों की और तीनों के तीनों विश्वविद्यालयों में से 2 विश्वविद्यालय राज्य स्तर के हैं और 1 विश्वविद्यालय केंद्रीय स्तर का है। मतलब 2 स्टेट यूनिवर्सिटी और 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आए हैं अपडेट, ठीक है। और ये अपडेट एंट्रेंस के रिजल्ट को लेकर है, इंटरव्यू को लेकर है और एग्ज़ाम को लेकर है और तीनों का संबंध पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं से है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये तीनों के तीनों विश्वविद्यालयों के जो नोटिफिकेशन या अपडेट हैं यह 21 और 22 के नहीं हैं। कुछ के 21-22 के हैं, कुछ के 20-21 के हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और तीनों विश्वविद्यालयों के नाम आपको मालूम चल चुके होंगे और डिटेल में आप बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। और सबसे पहले बात करते हैं पहले विश्वविद्यालय की, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल। 6 फरवरी को आपने दी होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। तो विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर 2-3 दिन पहले आंसर की को अपलोड कर दिया था, लेकिन लिंक वगैरह नहीं हो रहे थे जनरेट, कोई दिक्कत हो रही थी। तो अब लिंक आ गया है वेबसाइट पर, जाइए अपनी आंसर की को देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की आंसर की आ गई है, जैसे कि सब्जेक्ट का नाम ड्राइंग एंड पेंटिंग, फॉरेस्ट्री, लॉ, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म, बिजनेस, जियोलॉजी। सभी के नाम पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, इसीलिए समय को बचाइए और आंसर की को चेक कर लीजिए, पेपर नंबर 2 वाली, ठीक है। इसके बाद जो आपकी सब्जेक्ट की है, और हाँ, आंसर की को चेक नहीं करना है आपको। यदि आंसर की में दिए गए सवालों के जो जवाब के उत्तर दिए गए हैं उनसे यदि आपकी सहमति नहीं है, मान लीजिए आपने कोई सवाल है उसका उत्तर ABCD में से मान लीजिए C विकल्प को लगाया है, लेकिन आंसर की में उसका जवाब यदि C की जगह B, D या A दिया गया है और आपको लगता है कि नहीं, आंसर की में सवाल का जवाब C नहीं बल्कि B है आपके अनुसार, तो आप उस आंसर की के जवाब को चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वह पहले पेपर की आंसर की हो चाहे दूसरे पेपर की आंसर की हो, ठीक है। दोनों ही पेपरों की आंसर की आ गई है हेमवती नंदन पुणे विश्वविद्यालय की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 21 और 22 की। आंसर की को कब तक चैलेंज करना है, कैसे चैलेंज करना है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। पहली चीज, एक ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, कोऑर्डिनेटर उसके बाद EECEL@gmail.com। इस ईमेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करके ये बताना है कि आपके किस सवाल के जवाब के उत्तर से आपको आपत्ति है, इसलिए जो आंसर की है उसके प्रिंट आउट निकालिए या उसको हाईलाइट करके मार्क करके आपको सेंड करना है इस ईमेल आईडी पर 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी शाम 5 बजे तक, यानी कि डेडलाइन है 20 फरवरी शाम 5 बजे तक। आपको जिस भी सवाल के उत्तर से आपत्ति है उसको ईमेल के माध्यम से भेजना है और साथ ही साथ में किसी प्रकार का कोई शुल्क यानी कि फीस नहीं ली जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप 20 फरवरी के बाद अपने जवाब की आपत्ति दर्ज करते हैं तो उस पर सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि आपको किसी सवाल के जवाब से आपत्ति है तो उससे संबंधित आवश्यक साक्ष्य या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आपको अटैच भी करने होंगे। इसका मतलब ये है, मान लीजिए किसी सवाल का जवाब आपको मिलता है C है, उसके प्रमाणिकता के आपने कोई किताब पढ़ी होगी, कोई नोट्स बनाया होगा, कोई आर्टिकल होगा, तो उसका साक्ष्य भेजना होगा आपको प्रमाण के रूप में। जैसे कि मान लीजिए आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, ठीक है, किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन आया हो कि अकबर के पिता का नाम बताइए, ठीक, तो आपने उसका उत्तर लगा दिया जो भी आपको ठीक लगा। लेकिन अगर आंसर की में जवाब कुछ और दिया गया है तो आपने जिस जगह पर ये पढ़ा है, चाहे वो राइटर का थॉट हो, कोई बुक हो या कोई आर्टिकल हो, कोई वेबसाइट पे देखा हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फोटो खींचिए और अटैच करना है आपको ईमेल के अंदर, यानी कि जो भी आपको प्रमाण देने हैं उसको अटैच भी करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह था हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। नाम को मत इतना महत्व दीजिए, हाँ बस हेमवती नाम से। दूसरा है नोटिफिकेशन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का, ठीक है। ये एडमिशन है 20 और 21 के सेशन का, और जो हेमवती नंदन वाला था वो 21 और 22 के सेशन का है। अब दूसरा विश्वविद्यालय RDVV, लगभग 5-7 महीने या कह लीजिए कि 9 महीने में तो गर्भ के अंदर बच्चे का निर्माण हो जाता है और प्रजनन के बाद प्रसव की प्रक्रिया जन्म मिल, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने तो सारी हदें पार कर दी। और अभी जो नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो भी अधूरा है, पूरा नहीं है, इसलिए सोचा कि नहीं बनाते हैं वीडियो। लेकिन सोचा फिर यही कि
जो भी अपडेट हो अच्छा या बुरा आपको दे देना चाहिए, फिर निर्णय आपको लेना है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट बताई है यूनिवर्सिटी ने 6 मार्च 2022। समय बताया है 10 to 12 AM और 2 to 4 PM, यानी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है। पहली शिफ्ट सुबह की है, दूसरी शिफ्ट लंच के आसपास की है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, MCQ माध्यम से पेपर आएंगे और पेपर ऑफलाइन माध्यम से आपको यूनिवर्सिटी में ही देने जाना होगा। यानी कि जो भी है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक सेंटर कह लीजिए, कैंपस कह लीजिए, भवन कह लीजिए, है विक्रम साराभाई। और अब तो एक फिल्म भी आ रही है ना विक्रम साराभाई की, या उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, विक्रम साराभाई भवन है, वहां पे ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, ऑफलाइन माध्यम से है, यानी कि रिटर्न नहीं देना है, MCQ ही पेपर आएगा और OMR शीट आपको दी जाएगी। ठीक है, ये दिया गया है। लेकिन नोटिफिकेशन अधूरा इसीलिए है कि अभी विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया है कि किस सब्जेक्ट का पेपर कौन सी शिफ्ट में होगा, क्योंकि डेट तो एक ही है और टाइम भी एक ही, लेकिन आपका पेपर 10 से 2 बजे है, 10 से 12 बजे है या 2 से 4 बजे, ये भी क्लियर कट नहीं है। और एग्जाम 6 मार्च को है, उससे पहले एडमिट कार्ड आना है, उससे पहले शिफ्ट का शेड्यूल आएगा। तो ये दोनों शेड्यूल आना बाकी है और जो अपडेट था मैंने आपको दे दिया। 6 मार्च को एग्जामिनेशन है और एडमिट कार्ड भी कैसे आएगा, कब तक आएगा, आपको बता देंगे जो भी अपडेट आएगा। तीसरा विश्वविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु। ठीक है, इसका भी एडमिशन प्रक्रिया 21 और 22 की है। ठीक है, 23 फरवरी जो अभी आने वाली है। ठीक है, इसमें लिखा है, जो मैं बता देता हूं कि ओके, शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जिन्हें शोध पात्रता से छूट प्राप्त हुई है 23 फरवरी प्रातः 10 बजे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु कला संकाय में आयोजित होगा। यानी कि जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षा पास की है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की, PhD की, और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट मिली थी, एग्जामिटेड थे, उन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को 23 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय के अपने अपने विभाग में जाकर रिपोर्ट करना है और वहां होगा उनका साक्षात्कार कपिलवस्तु के कला संकाय में। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। दूसरा, अति शीघ्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल भी बता दिया जाएगा कि किस विभाग में किस समय साक्षात्कार लिया जाएगा डिटेल में। अभी इसकी सूचना नहीं आई है। साथ में ये भी बताया है इसके अंदर नोटिफिकेशन में कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी और उसके ओरिजिनल कॉपी आपको साथ लेकर जाने हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है वो सुन लीजिए। नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, कुछ बातें कही जाती हैं और ज्यादा बातें छिपाई जाती हैं। 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, UG PG की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं जैसे कि EWS हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, PWD हैं, ट्रांसजेंडर हैं, SC ST हैं। ठीक है, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा। और 2 सर्टिफिकेट खासकर EWS और OBC वाला, तो डिपार्टमेंट में कंसल्ट करके पूछ लीजिएगा कि EWS और OBC का सर्टिफिकेट कौन सी डेट का, कौन से महीने का, कौन से साल का बना हुआ होना चाहिए। नहीं तो बहुत से विश्वविद्यालयों में, जैसे अभी कुछ दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म आया है, उसमें उन्होंने कह दिया है कि OBC और नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों का सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के बाद यदि बना है तो ही स्वीकार्य होगा या मान्य होगा। इसीलिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे EWS कैटेगरी या OBC वर्ग में आते हैं वह डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि उनका सर्टिफिकेट कितने दिन कितने महीने पुराना होगा, ताकि वैलिड है या नहीं ये पूछ लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है आपको वहां जाके तकलीफों का सामना करना पड़े। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अपना एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, 2 लेकर जाइए, वो आपको तय करना है, लेकिन लेकर जाना जरूरी है। कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फोटो कलर भी लेकर जाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। आने की, जाने की, रहने की, खाने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज इसमें स्पष्ट कह दी गई है बोल्ड अक्षरों में कि अपनी रुचि तथा क्षेत्र के किसी एक विषय का, मतलब किसी भी ओपन विषय है, कोई मैंडेट नहीं किया, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री के हैं, कोई आपसे कहा नहीं है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आइए या मॉडर्न हिस्ट्री का या पॉलिटिकल का, तो ये नहीं कहा है आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात करनी है, हमको पार्लियामेंट में बात करनी है या इंटरनेशनल पे,
टॉपिक ओपन है, विषय ओपन है, तो आपने जिस विषय को थोड़ा बहुत पढ़ा है, अच्छे से जानते हैं पीजी के स्तर पर, उस पर आपको अपना एक संक्षिप्त शोध प्रस्ताविका तैयार करनी है। भाषा भी बड़ी ऐसी है कि जुबान के अंदर क्लिष्टता आना स्वाभाविक है, और क्योंकि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस भी है और इंटरव्यू होना है आपका 23 फरवरी को। अब मुझे नहीं पता मातृभाषा दिवस का कोई इम्पैक्ट, इफेक्ट, साइड इफेक्ट होगा आपके इंटरव्यू पर या नहीं होगा। दिन याद आया तो आपको बता दिया। अगली चीज है साक्षात्कार के समय छात्रों को शोध के विषय से संबंधित 1000 शब्दों में लिखने होंगे। इसमें देखिए अब ये दो चीजें, अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये एक नया चीज है, ट्विस्ट है ये, क्योंकि बीएचयू और दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन मर्ज कर दिया है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने अपने इंटरव्यू के पैटर्न में। इसको ऐसे समझिए, बीएचयू का टेस्ट बी और टेस्ट सी से भी एक कदम आगे बढ़ गया है। इसको मैं समझाता हूं आपको। इसमें कहा गया है कि आपको अपना एक शोध प्रस्ताव बनाकर लेकर जाना है। शोध प्रस्ताव कैसे बनाना होता है, क्या क्या बिंदु होते हैं, पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। एक विषय लिखेंगे आप, इसको टॉपिक बोलते हैं। उसके बाद उस विषय की एक प्रस्तावना लिखेंगे आप, 200, 300, 400, 400 ज्यादा हो जाएगा, 200, 300 या 250 वर्ड में आप लिखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है कि आप शोध किस विषय पर करेंगे, शोध कैसे करेंगे, शोध किस तरीके से करेंगे, और शोध करने की अभिरुचि भी आपको लिखनी होगी प्रस्तावना में, पहले वाले पॉइंट में। दूसरे पर आएंगे, आपको लिखनी होगी अपनी कल्पना, जिसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। उसको लिखिएगा 40-50 शब्दों में या लगभग आधे पेज में। उसके बाद लिखिएगा अपने विषय से संबंधित, यदि आपने कुछ साहित्यिक समीक्षा या रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, उसको लिखना है। साहित्यिक समीक्षा, रिव्यू लिटरेचर में क्या होता है, एक मिनट 30 सेकंड में सुन लीजिए। आप जिस विषय पर काम करने वाले हैं या करने वाली हैं, उस विषय से संबंधित क्या किसी ने पहले कोई पीएचडी या एमफिल में काम किया है, और यदि किया है और आपने उसको देखा है, पढ़ा है या प्राप्त हुई है, उसका आपको जिक्र करना होगा 2 से 3 लाइनों में। आपके विषय से संबंधित क्या कोई आर्टिकल, क्या कोई पुस्तक, क्या कोई जर्नल में लेख आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो उसका भी जिक्र आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, जिसको साहित्यिक समीक्षा बोलते हैं, उसमें करना होगा। और साहित्यिक समीक्षा पीएचडी के सिनॉप्सिस में लिखना जाना डालना जरूरी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप 2 रिव्यू डालते हैं, 200 डालते हैं, 20 डालते हैं, डालना जरूरी होता है। सिनॉप्सिस का अगला पॉइंट, जिसको बोलते हैं शोध प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं शोध की प्रविधि क्या है। आप जिस विषय पर काम करेंगे उस पर काम करने की कौन सा प्रकार है, आपका वैज्ञानिक शोध है, मात्रात्मक शोध है या गुणात्मक शोध है, किसी एक का चयन कीजिएगा। उसके बाद आपको शोध प्रविधि के साथ साथ लिखनी है शोध की विधि क्या होगी। इसको बोलते हैं दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं कि आपका शोध आर्थिक दृष्टिकोण का है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण का है, सामाजिक दृष्टिकोण का है, राजनीतिक दृष्टिकोण का है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ आप काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण भी बताना होगा। इसके बाद आप आएंगे अगले टॉपिक पे, जिसको सिनॉप्सिस का ही, जिसको बोलते हैं प्रश्न। रिव्यू लिटरेचर के बाद में और अपने मेथोलॉजी के बाद में आपको लिखनी है आपके रिसर्च के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। रिसर्च क्वेश्चन को आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, 1, 2, 3 जो भी आपके शोध की समस्याओं से संबंधित सवाल होंगे उसको आपको लिखना है। इसको शोध के प्रश्न बोलते हैं। अगला बिंदु, अगला पॉइंट है आपका शोध का उद्देश्य क्या है, जिस विषय पर आप काम करेंगी शोध का उद्देश्य, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इनको भी आपको पॉइंट्स में लिखना होगा। किन बातों को पॉइंट्स में लिखना है मैंने आपको बताया। शोध के प्रश्न आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं करना है। शोध का उद्देश्य आपको पॉइंट्स में लिखने हैं, डिफाइन और डिस्क्राइब नहीं करना है। शोध की जो प्रस्तावना है, भूमिका है, उसको आपको डिफाइन करना है, डिटेल करनी है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर को शॉर्ट में लिखना है, और जो आपकी हाइपोथेसिस है डिटेल में लिखना है। साहित्यिक समीक्षा को कम शब्दों में लिखना है, मैथोलॉजी को कम शब्दों में लिखना है। संभावित विषय का अध्यायकरण भी आपको करना है। जिस विषय पर आप काम करेंगे 4, 5, 6, 7 आप उसको अध्याय भी बनाइएगा, उसको खाली अध्याय के नाम लिखने हैं, ऐसा नहीं अध्याय 1 का टाइटल क्या होगा, अध्याय 2 का टाइटल क्या होगा। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं ना, किताब में अलग अलग चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1 का टॉपिक ये है, चैप्टर 2 का अंदर ये है, तो आपको ये भी लिखना होगा। इस अध्यायकरण के बाद में बचती हैं 2 चीजें, और ये 2 चीजें ही आपका काम बिगाड़ भी सकती है, काम बना भी सकती है। पहले बिगाड़ने वाली बात कर देते हैं। यदि आपने अध्यायकरण के बाद का जो बिंदु है वो नहीं लिखा तो आपका रिजेक्शन भी हो जाएगा और सिनॉप्सिस 0 बटे सन्नाटा हो जाएगा।
या नीलकंठ सन्नाटा हो जाएगा, जो भी समझिएगा। एक नीलकंठ भगवान भी हुए हैं और एक नीलकंठ नाम से नाटक भी है, पढ़िएगा, बांग्ला भाषा में है। और 1917 1920 की याद दिलाएगा आपको, 1857 के पास भी ले जाएगा। याद आ गया इसीलिए बता दिया। इस बात का संबंध इस वीडियो कंटेंट और सूचना से नहीं है, कुछ फालतू बात भी सुन लिया करिए। हम कहाँ थे? नीलकंठ पे थे। उससे पहले थे अंतिम पॉइंट पे। अंतिम पॉइंट का मतलब है कंक्लूजन, उपसंहार। उपसंहार का पॉइंट आपको लिखना होगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि आपके शोध के विषय की फाइंडिंग्स क्या है। ये इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे। इंटरव्यू में बहुत जगह पूछते हैं कि आप जिस विषय पर काम, एक विषय में एक पॉइंट मैंने अभी छोड़ा है, ठीक है ना, कि आपके विषय की फाइंडिंग क्या है, आपको क्या प्राप्त हुआ, ये भी आपको बताना होगा। इसके अलावा अब 2 पॉइंट है, एक बोनस पॉइंट है। आप जिस विषय पर काम करेंगे उस विषय से संबंधित किन किन साहित्यिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करेंगे अपनी रिसर्च को काम करने के लिए। इसको बोलते हैं संदर्भ सूची, बिब्लियोग्राफी। इसमें आपको कई पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा, जैसे कि आपके कौन कौन से प्राइमरी सोर्स हैं, कौन कौन से सेकेंडरी सोर्स हैं। दूसरे शब्दों में आपके रिसर्च के प्राथमिक स्रोत क्या है और सेकेंडरी स्रोत क्या है। तीसरे शब्दों में आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है, उसको आपको बताना होगा। अपनी शोध कार्य में आपको यह भी बताना होगा कि कौन सी पुस्तकें ऐसी हैं जो हिंदी भाषा की हैं, कौन सी पुस्तकें ऐसी हैं जो इंग्लिश भाषा की हैं, कौन सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनका आप प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स हैं जिससे आप डेटा निकालेंगे। यानी कि हम किताबों का भी यूज करते हैं शोध को लिखने के लिए, पुरानी रिसर्च का भी यूज करते हैं, पत्रिकाओं मैगजीन का भी यूज करते हैं, बहुत से तकनीकी वेबसाइट से, इंटरनेट से वेबसाइट डेटा लेते हैं। तो ये सब आपको लिखना होगा बिब्लियोग्राफी संदर्भ सूची में। कैटेगरी बना लीजिएगा, सहायक पुस्तकें, मुख्य पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकें, इंग्लिश की पुस्तकें, उसमें पुस्तकें बोल रहा हूँ लेकिन उसमें सब आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है, आपने कोई किसी का सेमिनार वेबिनार सुना, वो भी डाल सकते हैं। एक पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया, लिख लीजिएगा। इसको पता है कहाँ लिखेंगे? बिब्लियोग्राफी सबसे लास्ट में आएगी, और जो जिस विषय को मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं इसको लास्ट में नहीं लिखना है, इसको आपको लिखना है महत्व वाले पॉइंट में कि आपके शोध विषय का महत्व क्या है। इसको बोलते हैं एक दूसरी भाषा में आपके विषय की प्रासंगिकता क्या है, रेलेवेंस क्या है आपके शोध का। तो आपको ये भी बताना होगा या बतानी होगी कि आप जिस विषय पे काम करेंगे या करेंगे उस विषय का वर्तमान में क्या रेलेवेंस है, क्या उसकी प्रासंगिकता है। ये सारे 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बच्चों को, ये सारे पॉइंट अपने सिनॉप्सिस में मेंशन करने होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और, जो इसमें कहा गया है 1000 शब्दों में, साक्षात्कार के समय छात्रों को शोध से, विषय से संबंधित 1000 शब्दों में लिखने होंगे। ये सीधा का सीधा बीएचयू के टेस्ट सी से, टेस्ट बी से लिया गया है, या पहले भी था, वहां भी लागू है, ठीक है। और इसमें आपको लिखना है ऑन द स्पॉट। इंटरव्यू से पहले आपको आधा घंटा या 1 घंटे का समय मिलेगा, उसमें आपको 1000 शब्दों में जो बताना है उसको भी लिख लीजिए। आपको अपना विषय, आपको वहां पेपर में व्हाइट पेपर मिलेगा, आपको 2-3 व्हाइट पेपर मिलेंगे, उस पर आपको अपना प्रपोजल लिखना है पूरा। एक आप घर से लिख कर लेकर जाएंगे, जो मैंने आपको भी बक की ना, आपको उसको बनाकर लेकर जाएंगे। एक तो आप वो आपका हो सकता है 2 पेज का हो, 10 पेज का हो या 20 पेज का हो, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी बिंदु मैंने आपको बताया उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 1000 शब्दों वाला। और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं, जो बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं, ये दोनों के लिए है, शोध प्रस्ताव वाला भी और 1000 शब्दों वाला भी। अब आते हैं 1000 शब्दों पे। सिद्धार्थ वाले का मैंने बाद में इसलिए बनाया क्योंकि हेमवती नंदन की सूचनाएं छोटी सी थी और रानी दुर्गावती की भी। सिद्धार्थ वाला थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, ठीक है ना। 1000 शब्दों में जो जो लिखना है वो सुन लीजिए। अपना विषय लिखिएगा, अपने शोध का उद्देश्य लिखिएगा, शोध के प्रश्न लिखिएगा। विषय, शोध का प्रश्न, शोध के विषय, शोध का उद्देश्य, शोध के प्रश्न, अपना संभावित अध्यायीकरण, आपके विषय की क्या प्रासंगिकता है। आपके मन में एक सवाल और क्लिक होगा कि ये बातें तो हमको सिनॉप्सिस में भी लिखनी है। जी हाँ, जो बातें सिनॉप्सिस में लिखनी है वह लगभग वही बातें आपको इन 1000 शब्दों में भी लिखनी है, लेकिन आपको डिफाइन नहीं करना है, डिटेल में नहीं करना है, डिस्क्राइब नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। कम से अगर आपका 800-900 शब्दों में होता है उतने में लिख दीजिए, 300-500 में होता है उतने में लिख दीजिए। इसका ध्यान रखिए। मैंने क्या बताया आपको? विषय बताया, उद्देश्य बताया,
प्रश्न बताया, रेलेवेंस बताया, संदर्भ सूची भी लिखनी है आपको, ठीक है। चैप्टराइजेशन मत कीजिएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस जो 1000 शब्दों में जो बातें नहीं लिखनी है उसको भी सुन लीजिए। हाइपोथेसिस नहीं लिखनी है आपको, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताना है, लिखना नहीं है आपको, अध्यायकरण नहीं करना है आपको, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। ये 3 बातें आपको 1000 शब्दों वाले में नहीं लिखनी है, बाकी जो भी बातें बची हैं वो सारी आपको लिख लेनी है। यदि जो मैंने ये बकबक की पानी पी पी कर, उसको सुनने के बाद समझने में कोई तकलीफ हुई हो, आपत्ति आपको हुई हो इन तीनों ही विश्वविद्यालय की जानकारियों को लेकर, तो कमेंट करके सवाल पूछ लीजिएगा। यदि आपने इस 22 मिनट के वीडियो को 2 मिनट देखा और सवाल कर लिया, तो सवाल करने के बाद उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको जवाब प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि यदि मैं 20 मिनट देता हूं तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, कम से कम जो वीडियो में समय लगा है, ठीक है, उसका आधा समय तो दीजिए। क्योंकि ये 20 मिनट का वीडियो 20 मिनट की मेहनत नहीं होती, ध्यान रखिएगा। डेटा निकालना, डेटा का एनालिसिस करना, डेटा को कंफर्म करना अधिकारियों से कि सही है या गलत है, फिर जानकारियों के लिए एक रिपोर्ट बनाना, एक पटकथा लिखना, ठीक है, और उसके बाद वीडियो शूट करना, फिर एडिट करना, एडिट करने के बाद जो बोला गया है वो फैक्चुअल कितना सही है कितना गलत है, उसके आपको सोर्स देना, इस समय लगता है। इन सब के अलावा हर किसी की अपनी भी जिंदगी होती है, क्योंकि मेरे इस 20 मिनट का वीडियो के देखने के अलावा आपके पास भी बहुत से काम होंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मत कीजिए, समझिएगा। जितना भी समझ में आया आपको वीडियो के दी गई सूचनाएं या जितना भी आपने देखा, उसको लेकर सवाल हो तो पूछ लीजिएगा और मेरे पास जवाब होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। सभी को इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंसर की को मैच कर लेंगे हेमंत नंदन के बच्चे और रानी दुर्गावती के बच्चे। जब शेड्यूल आएगा एग्जैक्ट सब्जेक्ट वाइज तो आपको बता दिया जाएगा। और इन सूचनाओं के अलावा कोई और अपडेट आता है किसी और विश्वविद्यालय का तो उसका वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा। और आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, 19 फरवरी शिवाजी जयंती, आज धर्मपाल जयंती, 21 तारीख को मातृभाषा दिवस। तीनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। जय हिंद।